हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक व्यापक बदलाव तब आया जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके बाद कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अलग अलग स्थानों पर उनका वार्षिक अधिवेशन होने लगा और इन अधिवेशनों में देश की समस्याओं पर विचार किए जाने लगे। विभिन्न प्रकार के इन समस्याओं से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाने लगे। इसी संदर्भ में 1920 में हुए नागपुर कांग्रेस अधिवेशन का बड़ा ही अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। दरअसल नागपुर अधिवेशन गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन को संचालित किए जाने से संबंधित था। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था और इस आंदोलन के पृष्ठभूमि में कई सारे कारक जो थे, कई सारे कारण जो थे वो उत्तरदायी थे। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो परिस्थितियां उभर करके सामने आई थी उससे भारत में असंतोष का वातावरण बना हुआ था। इसी दौरान रॉलेट एक्ट पारित किया गया जिसने भी भारतीयों में असंतोष की स्थिति को काफी बढ़ाने का काम किया। रॉलेट एक्ट के विरोध में उसी के क्रम में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी दौरान खिलाफत का प्रश्न उभर करके सामने आया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कि द्वैध शासन से या प्रांतों में द्वैध शासन से संबंधित था, उसको उसकी रिपोर्ट को लेकर के या उसकी जो व्यवस्थाएं थी उसको लेकर के भारतीयों के मन में, कांग्रेस के नेताओं में निराशा का वातावरण था। और साथ ही साथ जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जिस हंटर कमेटी का निर्माण किया गया था उसका जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट ने भी भारतीयों के मन में असंतोष की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो ऐसे कई सारे कारण थे जिसको लेकर के भारत में स्थितियां ऐसी थी कि एक आंदोलन चलाने की आवश्यकता थी और इस आंदोलन को हम लोग असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला पहला राष्ट्रीय या अखिल भारतीय स्तर पर जन आंदोलन था। गांधी जी ने जब असहयोग का प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस ने गांधी जी के इस योजना का समर्थन किया कि जब तक पंजाब और खिलाफत की गलतियों को नहीं सुधारा जाता है और स्वराज की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग किया जाएगा। इसी दौरान खिलाफत का जो मुद्दा उभर करके सामने आया था उसको भी समर्थन देने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी। हालांकि शुरुआती दौर में बाल गंगाधर तिलक जैसे जो राष्ट्रीय नेता थे वे इसके पक्ष में नहीं थे कि खिलाफत को सहयोग दिया जाए, क्योंकि धार्मिक मुद्दों को लेकर के पहले भी विरोध की स्थिति आपस में होती रही है, मतभेद उभर करके आता रहा है। जैसा कि बंगभंग आंदोलन में धार्मिक प्रतीक चिन्हों के इस्तेमाल के कारण हुआ था। लेकिन खैर गांधी जी ने अल्टीमेटली तिलक और अन्य लोगों को इस बात के लिए तैयार कर लिया। अब गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि असहयोग शुरू करना है और इसी क्रम में खिलाफत को सहयोग देना है, क्योंकि खिलाफत को सहयोग देने का मतलब था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता स्थापित की जा सकती थी, जो कि बीच के दौर में विभिन्न कारणों से विखंडित हो रखा था। जून 1920 में इलाहाबाद में केंद्रीय खिलाफत कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में असहयोग के कार्यक्रम की घोषणा की गई। इसके बाद 1 अगस्त 1920 से, इस डेट को भी याद रखा जाना चाहिए, 1 अगस्त 1920 से गांधी जी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी ने असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत कर दी। जब खिलाफत कमेटी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग शुरू कर दिया तब गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी इस आंदोलन को तैयार करने का प्रयास किया और इसी क्रम में सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया
जिसके की अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। यहां पर असहयोग के संदर्भ में या असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, गांधी जी ने प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए कहा कि अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है। अतः हम यह कैसे मान लें कि जो नई व्यवस्थापिका स्थापित होगी वह हमारे लिए स्वराज का मार्ग स्थापित करेगी। अतः स्वराज प्राप्ति के लिए हमें अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन की नीति अपनानी चाहिए। और इसी प्रस्ताव को रखते हुए गांधी जी ने बाद के काल में यंग इंडिया पत्रिका में यह बात भी कही, एक लेख भी प्रकाशित किया कि अगर हम लोग अहिंसात्मक तरीके से असहयोग आंदोलन करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि 1 वर्ष के अंदर भारत को स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। जो भी हो, कलकत्ता अधिवेशन में जब गांधी जी के द्वारा असहयोग का प्रस्ताव रखा गया तो उस दौर के कई महत्वपूर्ण नेता गांधी जी के इस प्रस्ताव से असंतुष्ट थे, नाराज थे। ऐसे लोगों में अगर हम लोग बात करें तो मदन मोहन मालवीय का नाम आता है, एनी बेसेंट का नाम आता है, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आता है, C.R. दास मतलब कि चित्तरंजन दास का नाम आता है, लाला लाजपत राय भी इसी श्रेणी में थे जो उनका विरोध कर रहे थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये भी गांधी जी के इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे थे कि असहयोग सरकार के साथ किए जाने संबंधी प्रस्ताव को पारित किया गया। मतलब ये लोग सरकार के साथ सहयोग करने के पक्ष में थे। इसी संदर्भ में एनी बेसेंट ने कहा भी था कि असहयोग का प्रस्ताव भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का है, एक मूर्खतापूर्ण विरोध और सभ्य समाज के विरुद्ध। तो एनी बेसेंट ने कड़े शब्दों में असहयोग के प्रस्ताव का निंदा किया, उसको खारिज किया। इसी संदर्भ में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी ये बात कही थी कि असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो खैर इन लोगों ने इसका विरोध किया। ठीक है, इसके बाद यहां पर यह भी जान लेना चाहिए कि कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी के प्रस्ताव को समर्थन करने वालों में मोतीलाल नेहरू और अली बंधु शामिल थे जो कि खिलाफत के प्रमुख नेता थे। तो ये लोग गांधी जी के समर्थन में थे और इनके समर्थन से ही कहीं ना कहीं असहयोग का प्रस्ताव जो था वो कलकत्ता अधिवेशन में पारित हो गया। तो कलकत्ता अधिवेशन में पारित होने के बाद इस बात की आवश्यकता थी कि कांग्रेस के नियमित अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया जाए। लिहाजा 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। यह कांग्रेस का नियमित अधिवेशन था जो दिसंबर 1920 में हो रहा है और इसके अध्यक्ष थे विजय राघवाचारी। भारत के इतिहास में या ये कहें कि कांग्रेस के इतिहास में नागपुर अधिवेशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, इस स्थान पर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास जिन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का पहले विरोध किया था, इस अधिवेशन के दौरान उन लोगों ने अपना विरोध वापस ले लिया। तो लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास ने नागपुर अधिवेशन में अपना विरोध जो था उसको वापस लेने का काम किया। नागपुर अधिवेशन में कलकत्ता अधिवेशन का जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई। नागपुर अधिवेशन इस दृष्टिकोण से भी ऐतिहासिक है क्योंकि इस अधिवेशन में 14,582 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, जो अब तक के या ये कहें हम लोग कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
कांग्रेस का जितना भी अधिवेशन हुआ या जितने भी अधिवेशन हुए उसमें इतनी बड़ी संख्या में 14,582 इतने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था, जो कि एक रिकॉर्ड है और एक ऐतिहासिक घटना बताता है इतने सारे लोगों का अधिवेशन में शामिल होना। खैर, इस अधिवेशन के विरोध करने वाले पहले से ही थे। जब ये नागपुर अधिवेशन में पारित हो गया तो कुछ कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ दिया, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है, एनी बेसेंट, इन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दिया। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया और साथ ही कांग्रेस छोड़ने का काम किया बिपिन चंद्र पाल ने। ये नाम भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको काम आएगा। ठीक है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एनी बेसेंट, जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल ने नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के पुष्टि के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया। नागपुर अधिवेशन निश्चित तौर पे कांग्रेस के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन के बाद गांधी जी जो थे उनके दिशा निर्देश के अनुसार कांग्रेस को पुनर्गठित किया गया। गांधी जी को कांग्रेस का सर्वेसर्वा माना गया और उनके नेतृत्व में आंदोलन को संचालित करने के लिए उनको पूरी तरीके से कांग्रेस ने अधिकृत किया। तो इस अधिवेशन के अगर हम लोग फीचर्स को देखें, इसकी महत्वपूर्ण बातों को देखें तो कई सारी बातें आएंगी। जैसे पहला तो ये कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए अब गांधी जी को समर्थन प्राप्त हो चुका था। दूसरा ये कि कांग्रेस के संविधान में एक व्यापक परिवर्तन करते हुए, मतलब कांग्रेस का जो पहले से संविधान था उस संविधान में नागपुर अधिवेशन में एक व्यापक बदलाव ये किया गया कि जिस कांग्रेस का उद्देश्य पहले ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन को प्राप्त करना था, अब ये उद्देश्य बदल गया और उसके स्थान पर अहिंसक और वैध, मतलब कि नॉन वायलेंट और लीगल तरीके से स्वराज की प्राप्ति हो गया। तो स्वशासन के स्थान पर स्वराज की प्राप्ति नागपुर अधिवेशन में महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में आया और ये कांग्रेस के संविधान में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव को दिखलाता है, स्वशासन के स्थान पर स्वराज। यहां एक बात और जान लेना चाहिए कि स्वराज उद्देश्य तो रखा गया, लेकिन जानबूझ करके स्वराज की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी। ठीक है, इसके अलावा इस अधिवेशन में और भी कई सारे बदलाव किए गए। कांग्रेस के लिए एक शीर्ष कार्यकारिणी समिति बनाई गई और 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी, मतलब कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। इस समिति के द्वारा ही सभी प्रमुख निर्णय लिए जाते थे और इस 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चयन कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में, जो हर वर्ष उनका अलग अलग स्थान पर अधिवेशन होता था, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चयन उन्हीं वार्षिक सम्मेलनों के दौरान किया जाता था। इसके साथ ही कांग्रेस को श्रेणीबद्ध किया गया, कई भागों में बांटा गया, उसको कैटेगराइज किया गया, इसको पुनर्गठित करने का प्रयास किया गया और ऐसा करने के लिए, संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए कांग्रेस संगठन को प्रांत के स्तर पर, जिला के स्तर पर, नगर के स्तर पर, कस्बा के स्तर पर और गांव के स्तर पर व्यवस्थित और संगठित करने का काम किया गया। और इसी क्रम में नागपुर अधिवेशन के दौरान ही 350 सदस्यीय AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का भी गठन किया गया। तो CWC का गठन महत्वपूर्ण घटना, जिसमें के 15 सदस्य हैं, 350 सदस्यीय AICC। इसके अलावा भाषाई आधार पर भी
कांग्रेस का गठन किया गया और इसके लिए पीसीसी, प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, मतलब कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का निर्माण किया गया। ठीक है, कांग्रेस जैसे महत्वपूर्ण संगठन से अधिकांश लोग जुड़े, इसके लिए भी कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया और व्यवस्था की गई कि कोई भी 18 या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति, ठीक है, 25 रुपया 25 पैसा, जिसको 4 आना बोलते हैं हम लोग, 25 पैसा मतलब 4 आना वार्षिक चंदा दे करके और कांग्रेस की सदस्यता हासिल कर सकती है। ठीक है, इसके पहले कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 10 रुपया वार्षिक हुआ करती थी, तो 10 रुपया वार्षिक के स्थान पर 25 पैसा या 4 आना वार्षिक शुल्क रखा गया, सो दैट कि मैक्सिमम लोग इस संगठन से जुड़ सके। जब ये काम किया गया, नागपुर अधिवेशन में बदलाव किया गया, तो कांग्रेस के चरित्र में और कांग्रेस के स्वरूप में पूरी तरीके से बदलाव नजर आने लगा, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो आमतौर पर शहरी मध्यम वर्गीय और बुद्धिजीवी वर्गों का संगठन माना जाता था। मतलब शहरों में रहने वाले लोग, शिक्षित वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग, यही लोग कांग्रेस के मेंबर हुआ करते थे, जिसमें कि डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, वकील थे, ऐसे लोग ही शामिल थे। लेकिन इस तरह के निर्णय ने कांग्रेस को एक मध्यम वर्गीय संस्था से सामान्य वर्गीय संस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, क्योंकि अब कांग्रेस से आम लोग भी जुड़ना शुरू हो गए। इसके अलावा कांग्रेस में एक और बड़ा बदलाव आया जब गांधी जी को असहयोग आंदोलन के संदर्भ में पूरा निर्णय दिया गया और नागपुर का अधिवेशन हुआ। तो गांधी जी को जब सर्वे सर्वा बनाया गया तो गांधी जी ने इसको पुनर्गठित किया। अभी तक क्या होता था कि नागपुर अधिवेशन से पहले आमतौर पर कांग्रेस का वार्षिक बैठक होता था और काम खत्म हो जाती थी, लेकिन अब कांग्रेस जो थी वो नियमित रूप से काम करने वाली एक महत्वपूर्ण और अखिल भारतीय संगठन के रूप में आ गई। तो कांग्रेस का पूरा जो संगठनात्मक ढांचा था वो बिल्कुल बदल करके नए रूप में सामने आया और उसकी कार्यशैली बदल गई। इसीलिए पट्टाभी सीतारमैया ने, जिन्होंने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें कि कांग्रेस की स्थापना मतलब कि 1885 से लेकर के 1935 तक का इतिहास है इंडियन नेशनल कांग्रेस पर उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। तो पट्टाभी सीतारमैया ने कहा कि नागपुर कांग्रेस से भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई। निर्बलता का स्थान अब स्वावलंबन ने ले लिया, अब निर्बलता का स्थान उत्तरदायित्व ने ले लिया और जनता को अब यह महसूस हुआ कि अगर उन्हें स्वतंत्र होना है तो उन्हें स्वतः प्रयास करना होगा। तो कांग्रेस के स्वरूप में पूरा का पूरा बदलाव हम लोग पाते हैं। जब नागपुर अधिवेशन में गांधी जी को अधिकृत कर दिया गया, तब गांधी जी ने पूरे देश का भ्रमण किया, दौरा किया और आम लोगों को असहयोग आंदोलन के कार्यक्रमों के संदर्भ में पूरी जानकारी दी। ठीक है, असहयोग आंदोलन, इस पर बहुत आगे हम नहीं जाएंगे क्योंकि मेन फोकस हमारा नागपुर अधिवेशन है। मोटे तौर पर यहां हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम 2 प्रकार के थे, निषेधात्मक मतलब कि प्रोहिबिटिव, और दूसरा रचनात्मक। ठीक है, इन कार्यक्रमों की जानकारी गांधी जी ने आम लोगों तक दी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मौलाना आजाद ने अपनी पत्रिका अल हिलाल के माध्यम से, अल हिलाल ये मौलाना आजाद साहब का है, इसके माध्यम से, और मोहम्मद अली जो कि खिलाफत आंदोलन से भी संबंधित थे। और यहां यह भी जान ले कि अली बंधु मोहम्मद अली असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे। मोहम्मद अली ने अपनी पत्रिका कामरेड के मदद से, ये इंग्लिश में पत्रिका आती थी,
कामरेड की मदद से असहयोग आंदोलन को सहयोग प्रदान करने का काम किया। तो भारत के इतिहास में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में नागपुर अधिवेशन का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस के संविधान में न सिर्फ बदलाव आता है बल्कि पूरा का पूरा संगठनात्मक ढांचा बदलता हुआ नजर आता है। तो देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।